हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आपका लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर आप 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर की और 9th क्लास की जो थ्योरी है, थ्योरी लगभग एक जैसी है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का डिफरेंस है और एक आध टॉपिक्स का आपके पास डिफरेंस रहता है। तो 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑब्जेक्ट का आइडिया आपको हो गया होगा लास्ट क्लास से। तो क्योंकि हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि मोशन या इस मोशन को बोलते किसको है, किस चीज़ को बोलेंगे कि वो मोशन में। तो आपके पास दो स्टेट हो सकती है बॉडी की, रेस्ट और मोशन। ठीक है, पहले इनके बारे में जानते हैं और फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी यूज़ बताएंगे कि वो क्यों पढ़ा था, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी यूज़ आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेस्ट पे आप किस चीज़ को बोलते हैं। आप अपने रूम में रखी मेज को, कुर्सी पे अगर आप अभी देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि वो आपके पास रेस्ट में है ना। तो या कोई भी बुक आपकी टेबल पे रखी है तो उसको भी बोल रहे हो आप रेस्ट पे है। तो किस चीज़ को आप रेस्ट पे बोल रहे हो, उसको जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, टाइम बीतता जा रहा है पर वो अपनी उसी पोजीशन पे रखी हुई है। तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये बॉडी टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है तो आप इसको बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है। ध्यान देना, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड भी यूज़ किया है। तो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो आप उसको बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, इफ ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time in a particular frame of reference। एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो आप बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। इसके एग्जांपल कुछ भी, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, जो भी है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस टाइम पे ये रूम है, तो यहाँ पर अगर मैं अपने आप को ओरिजिन मानता हूँ तो अगर वहाँ पे एक कुर्सी रखी है तो मेरे को वो अपनी पोजीशन चेंज करती हुई नहीं दिख रही है। घड़ी में टाइम देखता हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, टाइम बीतता जा रहा है पर वो वही है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, पर अगर किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देखा जाए तो ये आपके पास मोशन में भी हो सकती है। इसलिए मैं इस बात पे फिर से आऊँगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात पे। पहले एक बार मोशन और बता देते हैं। मोशन में किसी बॉडी को कब बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा है आपके पास। अगर वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती हुई दिखे तो आप क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। और फिर इनके एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इनको समझाता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। आप तो इसका जस्ट उल्टा है, इफ ए बॉडी डज चेंज, इफ ए बॉडी, सारा वैसे ही है, इफ ए बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐड क्यों किया गया है, तो इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हैं। मान लो एक गाड़ी है आपके पास और इसके अंदर आपके पास दो बंदे बैठे हैं इस तरीके से। ये आपके पास ड्राइवर है, मान लो, मेरी ड्राइंग खराब है, मतलब ये ड्राइवर है और ये एक पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है। ठीक है, गाड़ी आपके पास इस तरीके से मोशन में v वेलोसिटी से चल रही है। ये बाहर रोड है और यहाँ पर एक आदमी स्टॉप वॉच लिए खड़ा है। ठीक है, मतलब आदमी भी खड़ा है जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं इस आदमी से पूछता हूँ ड्राइवर की पोजीशन क्या है, मतलब ड्राइवर रेस्ट पे है या मोशन में है, तो ये क्या करेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएगा अपना। क्योंकि बताया था आपको लास्ट क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनता है, किसी भी एक पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन को ओरिजिन मान लो, तो ये मान लो अपने आप को ही ओरिजिन मान लेता है। वहाँ से आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, जेड एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, फिर चीज़ को ऑब्जर्व करो तो आप वो क्या देखेगा कि ये गाड़ी किसी v वेलोसिटी से उधर जा रही है ना। जैसे आपके पास इसकी स्पीड है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बोलेगा, 1 सेकंड पहले इधर थी, अगली 1 सेकंड में 50 मीटर आगे चलेगी, अगली 1 सेकंड में 50 मीटर आगे चलेगी, है ना। तो ये क्या बोलेगा कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
ये जो ड्राइवर है, तो ड्राइवर गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी मूव कर रही है तो ड्राइवर भी उसके साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो ये बोलेगा मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ड्राइवर है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक बार यहाँ दिख रही है, अगली बार में 50 मीटर आगे दिखेगी, अगली बार में और 50 मीटर आगे दिखेगी, तो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये बोलता है ये है मोशन में, ठीक है। अब इसी ड्राइवर जो इसके ड्राइवर के पीछे सीट पे बैठा था, अगर उससे पूछा जाए कि ड्राइवर कैसा है, मोशन में है या रेस्ट पे है, तो वो ड्राइवर को देख रहा है, वो देखता है, वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएगा, वो खुद को मान लो ओरिजिन मान लेता है, यहाँ से ऐसा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अपने जेड एक्सिस बनाता है, तो वो देखता है ड्राइवर की पोजीशन मेरे से यहाँ पर है, ठीक है। देख ली गाड़ी बेशक से आगे चलती रहे, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ड्राइवर तो अभी भी इसी गद्दी पे यहीं बैठा हुआ है, ये बोलेगा इसको गाड़ी के चलने से मतलब नहीं, इसने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आदमी की लोकेशन देखी और ये बोलता है अभी भी ये ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस पे है जितना पहले था, 1 सेकंड पहले था, 2 सेकंड पहले था, इसको लगातार ये आदमी यहीं दिख रहा है, तो ये बोलता है ये रेस्ट पे है। एक ही बंदे को बाहर वाला मोशन में बोल रहा है, उसी बंदे को ये रेस्ट पे बोल रहा है, तो रेस्ट और मोशन ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए रेस्ट और मोशन पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है हरदम कि उसको ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है। तो एक बॉडी एक टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकती है, उसी टाइम पे मोशन में भी हो सकती है। जैसे आपके पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई हम लोग जैसे बैठे हैं इधर, तो आराम से बैठे हैं, तो अगर हम रेस्ट पे हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो अगर कोई बाहर से सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो अर्थ आपके पास घूम रही होती है, मान लो हम यहाँ रह रहे, तो अर्थ आपके पास घूम रही होती है, तो अर्थ के ऊपर हम जो है हम लोग भी अर्थ के साथ साथ घूम रहे, ठीक है। अर्थ के साथ साथ हम घूम रहे, तो बाहर वाला बंदा हमको देख के बोलेगा कि हम लोग तो सर्कल में घूम रहे हैं, आपके पास रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ की स्पीड के साथ साथ, तो इसके लिए तो हम मोशन में हैं, पर हम लोग बोल रहे थे हम रेस्ट पे हैं, तो इस तरीके से उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो इस तरीके से रेस्ट और मोशन को हरदम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे है या मोशन में है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो मेन तो हमने मोशन पढ़ना है, रेस्ट की तो बात है ही नहीं हमारे पास, है ना। चैप्टर का नाम ही आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन समझ में आ गया। मोशन में कब बोलेंगे बॉडी को। अब जो ये मोशन है आपके पास, ये कई तरीके का है, तो हम जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कई सारी टाइप है इसकी, हमको मेन जो पढ़ना है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। भाई बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग कई सारे, उसके किस पाथ पर मूव कर रही है, किस तरीके से मूव कर रही है, उस हिसाब से इसका मोशन कई तरीके का हो सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्लियर कर दूंगा कि वन डायमेंशन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों है। फिलहाल के लिए अभी समझो कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो उसके मोशन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके मोशन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। पर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मोशन में ही थोड़ा सा नेमिंग का फर्क है, ठीक है। नेमिंग का फर्क है, इसकी दो टाइप होती है, एक होता है आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। एक रेक्टिलिनियर, एक होता है ट्रांसलेटरी। क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन की ही टाइप है, तो इसमें भी बॉडी स्ट्रेट लाइन, इसमें भी चीज़ स्ट्रेट लाइन पे चलनी है, इसमें भी आपके पास स्ट्रेट लाइन में चलनी है आपके पास, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे है भाई, दोनों में स्ट्रेट लाइन में चलनी है। तो देखिए ध्यान से, अब आएगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली बात। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके मोशन को बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन तो आएगी, पर कौन चल रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप पिछले वाले लेक्चर में जाएंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो अपनी डायमेंशन से कहीं ज़्यादा लंबा डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा होता है, तो इसकी डायमेंशंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है उस लंबे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास, अगर मैं बोलता हूँ कि एक स्ट्रेट ऐसे एक प्लेटफॉर्म है या एक रास्ता है, एक सड़क है, तो अगर ये मान लो आपके पास 100 मीटर का रास्ता है, ठीक है। यहाँ अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूँ ऐसा, और बॉल मान लो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो बॉल की डायमेंशन होती कितनी है, बॉल का 2-3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर रहता होगा,
तो कहा बॉल 2-3 सेंटीमीटर की और कहा ये 100 मीटर का लंबा डिस्टेंस, तो बॉडी की खुद की डायमेंशन इस 100 मीटर के अकॉर्डिंग बहुत छोटी है, तो बॉल को इस टाइम पे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसकी डायमेंशंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, वे कैलकुलेशंस में फ़र्क नहीं डालती है। तो इस टाइम पे जब ये बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसके मोशन को आप क्या बोलेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है। कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बॉडी है। ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स, विद ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स कहने का मतलब है कि कैलकुलेशंस में इसका खुद की बॉडी का साइज मैटर करेगा आपके पास। ठीक है, वो कहने का मतलब ये है। तो जब एक पूरी बॉडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो डायमेंशन नेगलेक्ट कर चुके थे हम, है ना। पॉइंट बॉडी नहीं है, फुल बॉडी है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। जैसे 100 मीटर का फिर से रेलवे ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है आपके पास 50 मीटर की, तो ट्रेन जब इसको क्रॉस कर दिया है, चल तो स्ट्रेट लाइन में रही है, पर इसके साइज को इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पूरी बॉडी है आपके पास इस टाइम पे। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इसके स्ट्रेट लाइन मोशन को आप ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस था आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसमें। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से, क्यों था पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, क्यों आया आपके पास। इस चीज़ को लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, पर यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ओके, कोई भी फिजिक्स का लॉ जब बनता है, कोई भी फिजिक्स का लॉ जब बनता है वो हरदम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बनता है। स्टार्टिंग में कोई भी फिजिक्स का लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बनता है और उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट पे अच्छे से स्टडी करने के बाद उन रिजल्ट्स को फिर बड़ी बॉडीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको 9th क्लास का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो तो उसमें हम दो बॉडीज़ को बिल्कुल ऐसा पॉइंट साइज का बना देते थे, है ना। उनका साइज वाइज कुछ मैटर नहीं करता था, हम जस्ट ये बोलते थे कि उनके बीच में फोर्स G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर है, उनको छोटा सा दिखा देते थे हम। ओके, तो ये छोटा सा क्यों दिखाया, क्योंकि हम इनके खुद के साइज की को मैटर ही नहीं कर रहे हैं, तो इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना हुआ है। इसी तरीके से आप बोलते हो कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज आपके पास रखे हैं, उनके बीच में फोर्स, ऐसा पॉइंट से दिखा रहे होते हो आप हरदम। दो बॉडीज रखे, दो मास रखे, ऐसे पॉइंट से दिखा रहे होते थे हरदम। न्यूटन लॉ बना आपके पास, न्यूटन लॉ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना है। जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे आप एक F फोर्स लगाते हैं तो आप बोलते हो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है फोर्स अपॉन मास के बराबर, पर आप कभी ऐसे बात नहीं करते कि फोर्स यहाँ लगा है या यहाँ लगा है, यहाँ लगा, यहाँ लगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर ही नहीं कर रही फोर्स की, क्योंकि अगर फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बॉडी पर मैटर, बॉडी को देखा जाए तो बॉडी पे अगर यहाँ फोर्स लगाए तो ये रोटेट करती है, बीच में लगाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, इधर लगाऊं तो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करती है। फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होने से बॉडी का मोशन अलग अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर मैटर क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे इसलिए मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ये ब्लॉक को इन्होंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तो कहीं लगा लो फोर्स आपके पास, इसकी डायमेंशन मैटर ही नहीं करती। तो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा, एक ही जगह फोर्स लग रहा है तो इसमें हरदम एक्सेलरेशन F/m ही प्रोड्यूस होएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना हुआ है। ओके, तो न्यूटन लॉ भी स्टार्टिंग में पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बने थे, उनको बाद में हम जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे 5th यूनिट में आपके पास, वहाँ पर बड़ी बॉडीज पर अप्लाई करना सीखेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि स्टार्टिंग में जो भी फिजिक्स के लॉ बनते हैं वो सब आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बनते हैं। ऑलराइट, ये था आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है। थोड़ा थोड़ा मोशन की और टाइप्स हम देख लेते हैं, उसके बाद 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन देखेंगे। ठीक है, और फिर मेन हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आपके पास लेट्स स्टार्ट, क्या स्टार्ट तो हो ही रखा है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप का मोशन है, ये आपके पास हो सकता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन उस मोशन को बोलते हैं जो एक पीरियड, जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं आपके पास, वो क्या रहता है आपके पास, जैसे 40 मिनट के पीरियड है तो हर 40 मिनट के बाद बेल बजती है, एक टीचर जाता है या नेक्स्ट पीरियड चेंज हो जाता है, नेक्स्ट टीचर आ जाता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ये एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है, हर 40 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद। रोज़ की आपकी डेली रूटीन यही रहती है, फिक्स रहता है आपके पास, है ना लगभग।
तो पीरियड किसको बोलते हैं? एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल इसका, जैसे पेंडुलम सभी ने देखा होगा, चलो उसकी पेंडुलम की बात नहीं करते, जैसे घड़ी की बात कर लेते हैं। घड़ी में आपके पास मिनट वाली सुई या किसी भी सुई की बात कर लो, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूँ तो जैसे ये 12 से स्टार्ट होके 12 घंटे बाद उसी चक्कर को बार बार फॉलो करती है ना। तो घड़ी की सुई हर 12 घंटे में अपने मोशन को रिपीट करती है, जहाँ पर भी हो वहीं से वापस आ जाती है आपके पास, है ना, हर 12 घंटे में। मिनट वाली सुई है भाई, धीरे धीरे आपके पास चलती जाती है, सॉरी हर 1 घंटे में, उल्टा गलत बोल गया मैं। जो मिनट वाली सुई है वो हर 1 घंटे में अपने मोशन को रिपीट करती है। जैसे अभी अब यहाँ पे आपके पास 12 पे है, फिर 1 घंटे बाद ये फिर से घूम के आपके पास फिर से इधर आएगी आपके पास, है ना। तो इस तरीके से मिनट वाली सुई जो है हर 1 घंटे में अपने मोशन को रिपीट कर रही होती है। इसी तरीके से जो आपके पास घंटे वाली सुई है वो हर 12 घंटे के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। तो आप क्या बोलते हो कि मिनट वाली सुई जो है ये तो हर 1 घंटे में अपना मोशन रिपीट कर रही है, आवर वाली जो सुई है ये हर 12 आवर में अपने मोशन को रिपीट कर रही है, और आपके पास जो सेकंड वाली सुई है, ठीक है, सेकंड वाली सुई ये हर 1 मिनट में अपने मोशन को रिपीट कर रही है, वापस से उसी जगह पे आ जाती है। तो ये सारे ही आपके पास पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हर फिक्स इतने ही फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपना मोशन रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अर्थ की रोटेशन की बात करें तो अर्थ अपने चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो वो हर रोज ऐसा ही कर रही होती है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। अर्थ सन के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एक पेंडुलम अगर हम ले, ठीक है, एक पेंडुलम हम लेते हैं ऐसा। पेंडुलम किसको बोलते हैं? एक ऊपर से फिक्स फोर्ड लो, एक रस्सी लो, और एक रस्सी से आपके पास एक थोड़ा सा मास लटका दो, इस मास को बोलते हैं बोब। फर्स्ट यूनिट में इसकी बात हुई थी हमारे पास, है ना। तो इसको बोब को, इस मास को थोड़ा, ये ऊपर से फिक्स है, एक रस्सी ली, यहाँ से बांध के ऐसे लटका दिया, इसको थोड़ा सा इधर ले जाके छोड़ दो तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये भी क्या करता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही रिपीट करता है अपना मोशन, एक फिक्स टाइम के बाद हरदम रिपीट करेगा अपना मोशन, पूरा चक्कर। ठीक है, तो इसके मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ऑलराइट, तो पीरियोडिक मोशन ऐसे मोशन है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या है आपके पास, जो ये पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन भी आपके पास जैसे इसकी भी टाइप रहती है, जैसे कि ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और आपके पास एक और होता है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके ऊपर आपके पास 10th यूनिट में 11th क्लास में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पीरियोडिक मोशन की ही टाइप है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन था जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो डेफिनेटली आपके पास इन सब में भी आपको ये चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये उसी की टाइप है। तो ये भी अपने आप को, तो ये सब भी अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते मिलेंगे। ये चीज़ तो इनमें भी दिखेगी आपके पास। ठीक है, तो ओसिलेटरी मोशन फिर क्यों आए, ये इनमें क्या डिफरेंस है? तो ओसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन भी होती है, एक फिक्स पोजीशन रहेगी, मीन पोजीशन उसको बोल सकते हैं। वो फिक्स पोजीशन के जो भी चीज़ अपना मोशन रिपीट कर रही है वो उस फिक्स पोजीशन के ही आगे पीछे बोल लो या ऊपर नीचे बोल लो। ठीक है, फिक्स पोजीशन ऐसे भी हो सकती है ना, इससे ऊपर नीचे जाना या आपके पास इसके आगे पीछे जाना। तो जब भी कोई बॉडी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट अपने मोशन को टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या अप एंड डाउन अपने मोशन को रिपीट करे, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट जरूर कर रही है तो पीरियोडिक की टाइप होगी। पर इसमें पीरियोडिक मोशन में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, वहाँ पे एक फिक्स पोजीशन भी है ऐसा नहीं मेंशन किया था। यहाँ पर एक मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन भी है।
तो लिखने में आप लिख सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट ए फिक्स पोजीशन इन फिक्स पोजीशन आइदर टू और फ्रो एंड अप एंड डाउन। तो जब कोई बॉडी अपने मोशन को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स पोजीशन के अबाउट, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी मोशन। तो आपको जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था पेंडुलम वाला, पेंडुलम वाले में आपके पास ये बीच में फिक्स पोजीशन है, पेंडुलम इधर जाता है फिर इधर पहुंचेगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये बीच में फिक्स पोजीशन है। इसी के अबाउट ये टू एंड फ्रो आपके पास जा रहा है, तो इसका मोशन आपके पास कैसा रहेगा? ओसिलेटरी मोशन। पर जो आपको अर्थ वाला एग्जांपल दिया था वहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं है, सर्कल में मूव कर रही है, तो वहाँ पर वो सिर्फ आपके पास पीरियोडिक मोशन था, ना कि ओसिलेटरी मोशन। ठीक है। और भी ओसिलेटरी मोशन के काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एक चार्ज का मूव करना दो डाइपोल्स के बीच में, तो वो सब आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा 12th क्लास का कंसेप्ट है, वे आपके पास आते रहेंगे। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग का मोशन भी आप बोल सकते हैं, जैसे एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है, तो आप इसको थोड़ा सा खींच देते हो, उधर कुछ एक्स लेंथ तक खींच दिया, तो जब इसको छोड़ते हो तो स्प्रिंग में सबको पता है स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस आना चाहता है, स्प्रिंग को खींचते हो तो वापस आप खिंचाव एक फील करते हैं, तो स्प्रिंग को खींचने की वजह से स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है जो इसको वापस लेके आता है, तो ये वापस जाएगा, यहाँ नहीं रुक पाएगा, थोड़ा सा अंदर तक जाएगा, उतना ही अंदर जाएगा जितना बाहर तक आपने खींचा था, फिर ये वापस उधर जाएगा फिर इधर जाएगा। इस तरीके से ये भी एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे आपके पास अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे आप? ये कैसा मोशन है? ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक फिक्स पोजीशन के इधर उधर मूव कर रहा है। इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन और ओसिलेटरी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों, बस वाइब्रेटरी मोशन में जो ओसिलेशंस आएंगी, ओसिलेशंस बोल लो या फिर बोल लो जो डिस्प्लेसमेंट्स आएंगी, डिस्प्लेसमेंट्स वे बहुत स्मॉल होती है आपके पास। ठीक है, या तो मैं पूरा ऐसा दिखा रहा हूँ, पेंडुलम इतनी दूर गया उधर गया, इतनी दूर गया इधर गया, तो पूरा लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल दिखा रहा हूँ मैं। जब आपके पास ये ओसिलेशंस, ये डिस्प्लेसमेंट, फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो वैसे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं हम। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिक्स पोजीशन है, उसके आसपास रिपीट इसको भी करना है अपना मोशन उसके अबाउट, पर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी फिक्स पोजीशन से कितनी दूर तक गया है वो बहुत स्मॉल होएगी। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आपके पास जो गिटार होती है उसकी स्ट्रिंग्स, ठीक है, उसकी गिटार्स की स्ट्रिंग की बात करें तो जैसे गिटार में एक रस्सियाँ सी वे बंधी रहती है आपके पास, है ना, स्ट्रिंग्स, तो आप वे एकदम टाइट रहती है, तो उस पर जैसे उंगली मारते हैं तो वो वाइब्रेट करती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो वाइब्रेट जब करती है तो वो अपनी जगह पे बड़ी फास्ट वाइब्रेट करती है, तो उसकी ओसिलेशंस बड़ी स्मॉल होती हैं और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स को ही हम वाइब्रेशंस कहते हैं। तो हम स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, ओसिलेट नहीं करती, ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन। इसी तरीके से जैसे साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो आप वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन करते हैं, तो वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन हुई, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशंस आपके पास हवा में जाती है तो उस पर एयर प्रेशर लगाते हैं तो वे भी वाइब्रेट होते हैं एयर के पार्टिकल। तो ये सब आपके पास वाइब्रेशन के एग्जांपल है, एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे आपके पास जाना। ठीक है, ओके। इसके बाद है एसएचएम। एसएचएम में थोड़ी बहुत कंडीशंस होती हैं आपके पास, फोर्स और मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वो अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपके पास, वहाँ पर ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास नेक्स्ट टाइप का मोशन जो था आपके पास पीरियोडिक मोशन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं और ये है आपके पास सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम और बात करते हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखने में तो सुनने में तो ये जैसे ये भी एक जैसे लग रहे हैं, जैसे रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी था, बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में मूव कर रहा है, जब कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कल में मूव करता हो तो उसके मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और जब एक पूरी बॉडी एज ए होल, पूरी बॉडी बिना पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली सर्कल में मूव करती हो तो उसके मोशन को आप रोटेटरी मोशन बोलेंगे या रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो इसमें क्या आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको डिटेल में बता चुका हूं मैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा? सर्कल के अंदर। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पूरी
तो उनके मोशन को आप सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन बोल देंगे। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप ऐसा बोलते हैं कि अर्थ जो अपने चारों तरफ घूमती है तो वो अर्थ का अपने चारों तरफ रोटेट करती है, अर्थ अपने चारों तरफ रोटेट करती है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही होती है तो अर्थ कोई बड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, अपनी जगह पे ऐसे घूम रही है। तो अर्थ का बहुत बड़ा साइज है जो कि इस घूमने के कंपैरिजन में नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर साइज इसका नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। और जब एक बिना पॉइंट ऑब्जेक्ट की बॉडी, ऐसा घूमना तो है सर्कल में घूमना, बिना पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो वहाँ पर रोटेशन वर्ड यूज होता है। तो अर्थ रोटेट करती है क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानी जा सकती। पर जब अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ कंसिडर किया जाए तो जैसे आपके पास ये सन है तो सन से ये इतनी दूर अर्थ है, कितना डिस्टेंस होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है। ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये सन है, ये अर्थ है। आप खुद ही देखो, सन और अर्थ को मैंने पॉइंट से दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्योंकि सन और अर्थ की रेडियस इस 15 करोड़ किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही होती है तो ये इतना लंबा डिस्टेंस बन जाएगा, 2πr से निकाल सके अगर इसको सर्कल माने तो इतना लंबा डिस्टेंस बन जाएगा कि इसके कंपैरिजन में अर्थ का तो साइज मैटर ही नहीं करता। तो अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, अर्थ उस टाइम पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करी जाती है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में मूव करेगा तो उसको आप सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इस टाइम पे ये सर्कुलर मोशन है अगर मैं अर्थ के मोशन को इलिप्टिकल ना मान के सर्कल मानता हूँ। इसी तरीके से आपके पास एक रस्सी ले सकते हैं, रस्सी से एक छोटा सा पत्थर बांध के अगर आप घुमाते हैं तो इसका मोशन भी आपके पास सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि पत्थर छोटा सा है, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है आपके पास। तो पत्थर के साइज को नेगलेक्ट करके इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट जब घूमेगा सर्कल में तो उसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है। एक फैन रोटेट करता है, फैन क्या करता है? रोटेट करता है। इंग्लिश की वर्डिंग भी आपको आती है कि फैन क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या तुक है आपके पास? क्योंकि फैन जो है यहीं पे घूम रहा होता है तो फैन का साइज उस इतनी सी जगह में घूमने में नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फैन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो फैन का सर्कल में घूमना पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस केस में आता है जो कि रोटेशनल मोशन बोला जाता है। ठीक है, ये थे आपके पास टाइप ऑफ मोशन। और ये सारे मोशन आपके पास एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, थैंक यू।